Good morning, students. So today we are continue for the electromagnetic wave chapter. So we have done the displacement current. So now in this lecture we are going to start the Maxwell's equation. The question is Maxwell's equation. Maxwell's equations. ये बेटा कई बार डायरेक्ट सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने नाम पर इक्वेशन लिखी रिसर्च करके, वही हम इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहली इक्वेशन क्या थी आपकी? ई, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपकी गोस थ्योरम पढ़ी थी, वो क्या थी आपकी? ई ds closed path should be equal to q by epsilon naught. So this is the first equation. This is Gauss law in electrostatic. ठीक है, ये आपकी क्या थे? Gauss law. दूसरा जो कॉन्सेप्ट था, सेकंड जो इक्वेशन थी, वो इन्होंने देखी क्या? Gauss law in magnetism, जो क्या थी आपकी? B ds should be equal to 0. This is your Gauss law in magnetism. क्लियर स्टूडेंट? थर्ड जो इक्वेशन थी आपकी, थर्ड इक्वेशन थी आपकी, वो है आपकी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो क्या थी? E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। तो इसको कई बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं आपका EDL, यानी EDL इक्वल टू क्यू बाय डी माइनस डी फाइव बाय डी टी। ये आपकी क्या होगी? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये आपकी क्या है? थर्ड। जो फोर्थ है आपकी, फोर्थ, वो भी मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ। देखिए एम्पेयर सर्किट लॉ क्या थी? BDL इक्वल टू म्यू नोट I। अब यहां पर I जो है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। किसमें? IC प्लस ID। ये तो कंडक्शन करंट है और ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे। BDL इक्वल टू म्यू नोट IC, तो एज इट इज, और इसकी वैल्यू क्या थी? एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाय डी टी। तो क्या लिख दीजिए? आईडी की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी? एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाय डी टी। सो दिस इज modified एम्पेयर सर्किट लॉ। इसको क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ। सो दीज आर द फोर इक्वेशन which corresponds to what? Maxwell's equation. क्वेश्चन कई बार सिंपल आ जाता है सीधा, एक्सप्लेन द मैक्सवेल्स इक्वेशन और राइट द मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो यू शुड राइट द फोर इक्वेशन, दीज आर मैक्सवेल इक्वेशन। फर्स्ट क्या थी? गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, EDS क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका प्रूफ भी पता है, सपोज कीजिए प्रूफ भी आ जाता है आपका प्रूफ, तो इसका प्रूफ भी मैंने करवा रखा है। BDS इक्वल टू 0। अब किसी भी क्लोज सरफेस में जब मैंने सोलेनोइड किया था तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 थी आपकी, तो वहां से इसका प्रूफ आ जाएगा। E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप थ्योरेटिकल प्रूफ कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल। और ये आप डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन कर चुके हैं, और इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, वहां से ये वैल्यू, ये आपकी मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ आपकी क्या हो जाएगी? प्रूफ। एक्चुअल जनरली प्रूफ एग्जाम में आता नहीं है, सिर्फ इतना ही आता है कि आपका मैक्सवेल इक्वेशन को लिखिए।
ठीक है, फॉर नॉलेज, फॉर ओनली नॉलेज, यू नो अबाउट द प्रूफ, आपको प्रूफ पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से लिख लीजिए। मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये 4 आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन की फॉर्म में आपको क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। बड़ा ध्यान से सुनिए, काफी टाइम लगाएंगे इसके ऊपर। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट मतलब जो आपका हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग EM वेव, इसमें समझने का ज्यादा, लिखने का कम है, तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखो सिंपल बता रहा हूं मैं। अब तो काफी सोर्स हैं, आर्टिफिशियल सोर्स की बात कर रहे हैं। नेचुरल सोर्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लाइट है, क्योंकि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है और लाइट आपकी क्या है, नेचुरल सोर्स है। आर्टिफिशियल सोर्स अभी क्या है, एलसीडी, जो ये एलईडी है, सॉरी, जो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड है, ये भी एक आर्टिफिशियल सोर्स है। आपका मोबाइल भी, मतलब बहुत सी चीजें आज के दिन आर्टिफिशियल सोर्स है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। मतलब ये सारी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। लेकिन बहुत पहले कोई भी आर्टिफिशियल सोर्स इस तरीके का नहीं था, क्योंकि एलईडी है, इसका भी जन्म पहले ही हुआ है, थोड़े दिन पहले, मतलब थोड़े साल पहले ही हुआ है। जो आपका मोबाइल है, सेल फोन है, ये भी आपके अभी 15-20 साल के करीब ही आए हैं। यानी बहुत पहले की बता रहा हूं मैं, 1885, ये बात है किसकी, 1885 की। यहां पर कोई भी आर्टिफिशियल सोर्स EM वेव का नहीं था। इस टाइम पर कोई भी आर्टिफिशियल सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नहीं था। वो सोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करते, सिर्फ सन था। सन एक नेचुरल सोर्स है। वे हम चाहे तो सन से, आर्टिफिशियल सोर्स क्या है, वे हम जब चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी डिस्कवरी लिख लीजिए, 1885, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इसने बेटा क्या किया, सबसे पहले 2 मेटल की प्लेट ली, ये मेटल की प्लेट ली, एक ये ले ली और एक ये ले ली। क्लियर? ये 2 मेटल की प्लेट थी, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इस मेटल की प्लेट से एक कॉपर का मोटा वायर इस तरीके से बना दिया और इस मेटल की प्लेट से भी एक कॉपर का वायर जोड़ दिया, जिसकी थिकनेस क्या थी, बहुत ज्यादा थी। और यहां पर एक स्फीयर बना दिया, सॉलिड स्फीयर मेटल का, बड़ा चमकदार स्फीयर था, पॉलिश वगैरह करके अच्छे से उसने स्फीयर लगा दिया। ये तो आपका क्या है, देखिए, ये तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये 2 क्या है आपके, स्फीयर। इसको मैं क्या ले लेता हूं, S1 और S2। क्लियर स्टूडेंट? दिख रहा है आपको इतनी कंस्ट्रक्शन? फिर उसने क्या किया, यहां से एक पतली वायर लगाकर, यहां तो मोटी वायर लगाई थी, यहां पतली वायर लगाकर, यहां पर उसने जो है एक हाई वोल्टेज सोर्स, ये हाई वोल्टेज सोर्स की इनपुट है, हाई वोल्टेज सोर्स। आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर भी समझ सकते हैं। हाई वोल्टेज सोर्स इसको जोड़ दिया और यहां पर उसने क्या किया, एक रिंग ली, बट रिंग कंप्लीट नहीं थी, उसको बीच में से काट दिया रिंग को इस तरीके से, और फिर 2 स्फीयर लगा दिए मेटल के। इसको क्या बोल दो, S1 डैश और S2 डैश। क्लियर? ये तो उसने कंस्ट्रक्शन की इसकी। ये हाई वोल्टेज गैस सपोज कीजिए 50,000 वोल्ट की
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वो बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतनी बात करें, इसने 50,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। अब होगा क्या, इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही ये आपका 50,000 वोल्ट की सप्लाई को जनरेट करता है हाई वोल्टेज सोर्स, इसको इंडक्शन कॉइल बोलते हैं, इंडक्शन कॉइल। तो ये नाम भी आ सकता है, कई बार मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हर्ट्ज ने कौन सा सोर्स इनपुट लिया, तो वो ऑप्शन दे सकते हैं इंडक्शन कॉइल या फिर आपका नॉन इंडक्शन कॉइल या कुछ और भी बोल सकते हैं, तो इंडक्शन कॉइल उसका आंसर होगा। अब इसने क्या किया, अब देखिए ये तो सेटअप कर लिया इसने, हमने सेटअप बना लिया। फर्स्ट क्या था, सेटअप बना लिया। सेकंड है ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन आई इसकी, ऑब्जर्वेशन ये आई कि इसके बीच में आपकी चिंगारी बन गई, यानी एक स्पार्क बन गया। यहां पर एक क्या बन गया, स्पार्क। ठीक है, स्पार्क को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, चिंगारी। जैसे हाई वोल्टेज आई तो इसमें बीच में चिंगारी आई, और जैसे यहां चिंगारी आई ना, वही चिंगारी यहां पर भी प्रोड्यूस हो गई। यहां पर मतलब यहां पर भी क्या हो गया आपका, एक स्पार्क, यहां भी चिंगारी प्रोड्यूस हो गई। तो इसने ये सोचा कि भाई चिंगारी यहां प्रोड्यूस हो गई, स्पार्क यहां प्रोड्यूस हो गया, तो बिल्कुल ठीक बात है। क्यों, क्योंकि ये मेटल शीट थी, पीछे से आपने हाई वोल्टेज दिया, तो डेफिनेटली ये वायर क्या थी, इसकी थिकनेस, कॉपर की वायर की थिकनेस बहुत ज्यादा थी, तो डेफिनेटली यहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहां तो कोई करंट नहीं है, तो यहां फिर स्पार्क कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो यहीं से जन्म होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। देखिए बेटा, ये जो रिंग इसने किस तरीके से ली थी, जो आपकी ये दो वायर थी, सपोज कीजिए ये मेटल की प्लेट है, तो एक तो वायर इसने इस तरीके से ले ली, और ये दूसरी मेटल की प्लेट है, तो ये दो वायर ऐसे ले ली, ये दोनों वायर, ये मेटल की प्लेट फर्स्ट, ये सेकंड, ये दोनों वायर ऐसे ले ली। ठीक है, अब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रिंग ली, मतलब यहां से जो वेव जनरेट होगी इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी अगर ये आपकी है तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये आपका एंगल कितना, 90 डिग्री, इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर आपने क्या ली, रिंग ली। तो मतलब जब यहां पे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो कुछ ना कुछ जनरेट हुआ होगा, तो ये क्या होगी, वेव जनरेट हुई, जिसको नाम क्या दिया इसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्रूफ करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब ये तो बात पता लगी ना, यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो यहां भी स्पार्क आया, भाई यहां से एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो गई कहां पर, यहां पर, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी थी, हाई एनर्जी थी, तो वो ट्रांसपोर्ट हो गई यहां। तो ये पूरा पोर्शन इसने क्या बनाया, ट्रांसमीटर। ठीक है, और ये बनाया क्या, रिसीवर, मतलब ये तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसमीटर विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, यानी ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है किसको, एनर्जी को। इसका मतलब दो बात प्रूफ हो गई, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जन्म हो गया, ये बात प्रूफ हो गई, एक दूसरे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होती है, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी। ठीक है, एंड मोमेंटम ऑल्सो, क्यों, क्योंकि उनकी एक स्पीड रही होगी। ठीक है, तो ये तीन बात प्रूफ हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी मोमेंटम, एनर्जी एंड द बर्थ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये जो चार्ज था, ये ऑसिलेटिंग चार्ज था। चार्ज क्या था आपका, ऑसिलेटिंग। कैसे ऑसिलेटिंग था, देखिए जब यहां से आया तो ये दोनों प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट की गई, यानी ये C1 कैपेसिटर, ये मतलब ये दोनों प्लेट, कैपेसिटर तो एक ही है, दो प्लेट्स हैं उसकी, यानी ये दो मेटल की प्लेट्स, ये इस तरीके से मेटल की प्लेट है, ये कैपेसिटर की तरह एक्ट करती हैं। तो यहां पर सपोज कीजिए पॉजिटिव हो गया, यहां पर आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जो ये वायर है ये आपकी इंडक्टर की तरह क्या करती है, बिहेव, क्योंकि हमें पता है वायर में क्या आएगा, इंडक्टेंस। तो ये कैपेसिटर है, तो एक बार तो कैपेसिटर, मतलब ये पूरा सर्किट क्या बन गया, एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट। ये क्या बन गया, एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट। मतलब एक बार तो कैपेसिटर, ये वायर तो क्या गया, इंडक्टर का काम किया, जो वायर है उसका, वायर ने किसका काम किया, इंडक्टर का, और इसने किसका काम किया, कैपेसिटर का। तो एक बार तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो गई, एक बार इंडक्टर में स्टोर हो गई।
और आपको पता है कि जब आपकी एक बार कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है फिर इंडक्टर में स्टोर होती है, तो इंडक्टर में स्टोर कब होगी? जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा। और पूरी तरह से भी एकदम से नहीं है, आपने पढ़ा था एलसी ऑसिलेटर में टाइम के अकॉर्डिंग, यानी थोड़ी एनर्जी आपकी कैपेसिटर में कम होगी और इंडक्टर में बढ़ेगी। इसका मतलब ये एक वेरिएबल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी है। कैसे? देखिए, आपने कैपेसिटर को पहले फुली चार्ज हो गया, कैपेसिटर में से एनर्जी निकली, ठीक है, वो किस में गई? इंडक्टर में। और एकदम से नहीं गई एनर्जी, बिल्कुल स्लो एनर्जी गई टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है और वहां से इंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही है। इसका मतलब मैंने बताया था, व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑसिलेटिंग देन these इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए वेव, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां से इस कैपेसिटर और इन वायर से जो इंडक्टर का काम किया है, इनसे आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपकी क्या हुई? वेरिएबल बनी, ऑसिलेट करी, जिससे एक वेव प्रोड्यूस हुआ, मतलब एक वेव का जन्म हुआ। और वो वेव आपकी एक ट्रेवलिंग वेव थी, जो आपकी कहाँ एनर्जी थी उसके पास, तो ट्रेवल करना था उसका, वो ट्रेवल हो गई। यहां हमने एक रिसीवर बना लिया और इसने क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो आपने हर्ट्ज की वीडियो को ध्यान से बार बार सुनिए ताकि आपको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से आ जाए। उसके बाद एक मैं जनरल सिंपल सा एग्जांपल भी देता हूं, देखिए आप कर भी सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक एफएम है। एफएम कौन सा? फोन वाला एफएम नहीं, जो एफएम जो आपका 100 to 150 रुपीज में जनरल एफएम आता है, वो एफएम, वो आपके एक रूम में रखा है, ठीक है। और आपने सपोज कीजिए 91.2 इस पर आपने क्या कर रखा है? उसको ट्यून कर रखा है। तो पीछे से रेडियो स्टेशन ने 91.2 पे कोई सॉन्ग चला रखा है और आप मजे से वो सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है, आपने लीड लगा रखी है और अच्छी तरह से उसको आप सॉन्ग को सुन रहे हो, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी उसको बिना लीड के भी आप उसको सुन रहे हो, दोनों ही कंडीशन बता दी मैंने। अब होगा क्या? आराम से उसको बड़े आनंद से सुन रहे हो। फिर हमने क्या किया? फिर हम क्या करेंगे? जो हमारे लाइट के या आपके फैन के स्विच है, उसको बार बार ऑन ऑफ करना। जब आप ऑन ऑफ करोगे तो उस सॉन्ग में क्या आएगी? डिस्टरबेंस होगी प्रोड्यूस, ऐसे टक 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 इसकी आवाज आएगी। इसको बोलते हैं डिस्टोर्शन। ये क्या होता है? सिग्नल डिस्टोर्शन। अब हुआ क्यों? देखिए, जब आपने स्विच को ऑन ऑफ किया तो कहीं ना कहीं स्पार्क प्रोड्यूस हुआ होगा और स्पार्क से क्या है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पीछे से सिग्नल, जो रेडियो स्टेशन जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल छोड़ रहे हैं, और वो एफएम एक रिसीवर होता है, वो रिसीव कर रहा है, और यहां से आपने एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन कर लिया। वो क्या करेगी? उस पहले वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपस में क्या कर जाएगी? सुपर इंपोज कर जाएगी। और आपको पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब एक वेव दूसरे वेव से सुपर इंपोज करती है तो आपकी डेफिनेटली एक क्या की नई वेव बनती है। और नेचर तो वही होगा, बट आपकी एक क्या आएगी? डिस्टोर्शन आएगी, आपकी एक नॉइज प्रोड्यूस होगी, अनवांटेड एनर्जी सिग्नल प्रोड्यूस होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास सारे सोर्स उपलब्ध हैं तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, आपके बाहर बिजली कड़क रही है बहुत जोर से, मतलब कहीं ना कहीं स्पार्क हो रहा है, और हमारा जो टीवी का सिग्नल है ये सैटेलाइट पे काम करता है, और सैटेलाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करके ही हमें भेजती है। और हमने एक चैनल चला रखा है, और जैसे ही बिजली कड़की एकदम से जोर जोर से, तो वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ और वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी थी, आपकी पावर की थी, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर की थी। वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई। एक पहले से वेव आ रही थी सैटेलाइट से, उसने उसको इंटरफेस किया, सुपरपोजिशन हुआ, नई वेव प्रोड्यूस हुई, और आपका टीवी भी एक बार आपका कुछ एक नैनो सेकंड के लिए उसमें कुछ ना कुछ हलचल होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है सिग्नल में। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके प्रूफ करते हैं, ये आपके डेली के एग्जाम्पल हैं, बड़े सोच समझ के बनाए हैं। ये आपके प्रूफ करते हैं किस चीज के लिए? कि भाई आपका स्पार्क जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये बेटा एक आपका जो ये मैंने बताया आपको, ये आपका बेसिक सा एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ऑसिलेटरी
electric and magnetic field that produce a wave, this is called electric and this is called the electromagnetic wave. तो इस एग्जाम्पल से भी आप सोच सकते हैं। देखिए ये चैप्टर आपका बोर्ड में आपका 3 मार्क्स का है, अब सिलेबस आपका रिड्यूस होगा, हो सकता है कि इसका 3 से ज़्यादा मार्क्स का हो जाए, 4 या 5 मार्क्स का हो जाए। बट ये चैप्टर बेटा आपका बेसिक जो है, बेसिक समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चैप्टर से आगे फर्दर जब आप 12th के बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करते हो या आप बीएससी करते हो सिग्नल्स में, या आप किसी भी तरीके का पढ़ाई करते हो साइंस से रिलेटेड, सिग्नल से रिलेटेड, तो आपको बेसिक आपकी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से आपकी जनरेट होती है और किस तरीके से काम करती है। ओके, तो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट टुडे लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss our the next topic based on the electromagnetic wave. Okay, or we will continue the electromagnetic wave chapter. Okay, thank you.